18वीं शताब्दी में ताकेची हनपेइता ने टोसा डोमेन में एक समुराई के रूप में कार्य किया। कई लोग उनका सम्मान करते हैं और उन्हें एक महान योद्धा मानते हैं। फिर भी एक दिन उस पर एक अपराध का आरोप लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। उसके अपराध का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उसे जल्द ही मौत की सजा दी जाएगी। ताकेची एक सुबह जागता है और उसे पता चलता है कि वह अब जेल में नहीं है। वह आश्चर्यचकित है क्योंकि उसे यकीन है कि वह कल रात सोने गया था। वह चारों ओर देखता है और महसूस करता है कि वह एक विदेशी क्षेत्र में है जहां लोग असामान्य कपड़े और विशाल संरचनाएं पहने हुए हैं। इससे पता चलता है कि उसने गलती से भविष्य में 150 साल की यात्रा कर ली है। उसे इसका एहसास नहीं है और वह मानता है कि उसे दूसरे शहर में ले जाया गया है। लोग उसे अजीब तरह से घूरते हैं और सोचते हैं कि वह एक समुराई की तरह अभिनय कर रहा है। अजीब भूमि की खोज करते समय एक गुजरती हुई बस ने उसे लगभग कुचल दिया था। उसने कभी किसी चीज को इतनी तेजी से चलते नहीं देखा, इसलिए यह उसे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देता है। हाई स्कूल का छात्र तोरा कहीं पास में ही अपनी प्रेमिका हारुका को अपनी बिल्कुल नई मोटरसाइकिल दिखा रहा है। ताकेची उनसे संपर्क करता है और अपने गृहनगर को खोजने में उनकी सहायता का अनुरोध करता है। बदले में तोरा उससे उसके कॉस्प्ले के बारे में सवाल करती है, जो ताकेची को नाराज करता है। इसके विपरीत हारुका ने उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह इस बात से आश्चर्यचकित थी कि वह एक वास्तविक समुराई से कितना मिलता जुलता है। मुठभेड़ के बाद ताकेची एक सुपरमार्केट में प्रवेश करता है और एक सेब लेता है। वह मालिक को सूचित करता है कि उसके पास नकदी की कमी है, लेकिन बाद में इसकी भरपाई करने का वादा करता है। चूंकि मालिक बहुत डरा हुआ है, इसलिए वह उसे इसे ले जाने की अनुमति देता है। ताकेची बाहर बैठता है और स्वादिष्ट सेब का स्वाद लेता है, जो उसके द्वारा चखे गए किसी भी अन्य फल से अलग है। एक पुलिस अधिकारी उससे संपर्क करता है, जो आदेश देता है कि वह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे, क्योंकि उस पर दुकानों में चोरी का आरोप लगाया गया है। जैसे ही अधिकारी बल प्रयोग करने का प्रयास करता है, ताकेची सहजता से अपना बचाव करता है। परिणाम स्वरूप अधिक पुलिस अधिकारियों द्वारा उसका पीछा किया जाता है। जैसे ही हारुका ने उसे भागते हुए देखा, उसने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया और इसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस बीच ताकेची एक निजी प्रीस्कूल शिक्षक साकी के सामने बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही उसने अंततः अपनी आंखें खोलीं, साकी ने उसे बताया कि वह 2 दिनों से बेहोश है। पुलिस उसकी तलाश में आई, लेकिन शिक्षक ने उन्हें भेज दिया क्योंकि सेब चुराना कोई गंभीर अपराध नहीं है। ताकेची अपना आभार व्यक्त करने के लिए धनुष का प्रदर्शन करता है। वह अपनी पहचान ताकेची हनपेइता, एक समुराई के रूप में भी बताता है। साकी उसे अपने इतिहास की कक्षाओं से याद करता है और सोचता है कि यह सिर्फ एक संयोग है। ताकेची पहली बार अपनी दाढ़ी काटने के लिए रेजर का उपयोग करता है और उसे यह अजीब लगता है। नई दुनिया की कई छोटी चीजों की तरह वह उन्हें आकर्षक पाता है, लेकिन वह कभी सवाल नहीं करता कि क्या वह एक ही समय रेखा में है। लेकिन जब उनसे उनकी जन्म तिथि पूछी गई, तो ताकेची ने जवाब दिया कि उनका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये देखते हुए कि यह कैसे उसके संदेह का समर्थन करता है, साकी ने ताकेची को वर्तमान तारीख की सूचना दी। वे दोनों आश्चर्यचकित हैं, लेकिन वे अनिश्चित हैं कि आगे क्या करें। अगले दृश्य में ताकेची को साकी की मदद करने के लिए घर की सफाई करते हुए दिखाया गया है। वॉशिंग मशीन का उपयोग उसे आश्चर्यचकित करता है। पता चला कि तोरा, जो उसी घर में रहता है, साकी का पोता है। परिणाम स्वरूप ताकेची और तोरा को भी एक साथ रहना होगा, जो तोरा को नापसंद है। जैसे ही तोरा और हारुका एक भोजनालय में रास्ते से गुजरते हैं, वे देखते हैं कि ताकेची के वीडियो को लाखों बार देखा गया है। तोरा समुराई से क्रोधित है क्योंकि हारुका उसे पसंद करता है, जिससे तोरा उससे और भी अधिक नफरत करने लगती है। इस तथ्य के बावजूद कि वे 18वीं शताब्दी से ताकेची से परिचित हैं, उन्हें नहीं लगता कि वे जिस व्यक्ति के साथ हैं वह वास्तविक ताकेची है। इस बीच साकी और ताकेची सुविधा स्टोर प्रबंधक को उसके द्वारा चुराए गए सेब के बदले में माफी का उपहार खरीदते हैं। इसके बाद वे एक रेस्तरां में जाते हैं, जहां ताकेची स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाता है, जो उसके द्वारा पहले कभी खाए गए भोजन से अलग होता है। जब उनसे पूछा गया कि वह अपने जीवन के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह किसी दिन समय के पार यात्रा करने का एक तरीका खोज लेंगे। तब तक साकी उसे अपने प्रीस्कूल में पढ़ाने के लिए कहती है। अगले दिन उसे बच्चों से मिलवाया जाता है, जो एक असली समुराई से मिलने की संभावना से बहुत खुश होते हैं। दिनों के दौरान
वे उसे स्मार्टफोन का उपयोग करना सिखाते हैं, उसे खरीदारी के लिए ले जाते हैं, उसे घर के अंदर मछली पकड़ने जाना सिखाते हैं, उसे बास्केटबॉल खेलते देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, इत्यादि। इस बीच ताकेची उन्हें जीवन के अन्य सबक सिखाता है जो उसने रास्ते में सीखे हैं, जैसे कठिनाई के समय में एक साथ रहने का मूल्य। वह अंततः बच्चों की माताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त लोकप्रियता हासिल कर लेता है। वे उसके लिए कपकेक और अन्य व्यंजन लाकर उसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ताकेची की 1800 के दशक की एक पत्नी है और वह उसके प्रति समर्पित है। फ्लैशबैक में उसे और उसके साथी छात्रों रयोमा और किची को टोयो नाम के एक व्यक्ति द्वारा अपमानित किया जाता है। वह एक शक्तिशाली समुराई था जिसके मन में उन लोगों के प्रति नफरत के अलावा कुछ नहीं था जो उसके अधीन थे। चूंकि ताकेची ने अपने नेता को बदनाम किया था, वे उससे क्रोधित थे और आदेश दिया कि उसे मार डाला जाए। ताकेची ने नफरत के कारण उसे मारने की योजना बनाई। वह एक भयानक गलती थी जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। रात में टोयो पर हमला करने की कोशिश करते समय उसके लोगों ने गलती से एक प्रसिद्ध परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप उसे कैद कर लिया गया और उसे फांसी दी जाने वाली थी। वर्तमान में ताकेची को पता चलता है कि तोरा अपने दादा से झूठ बोलने के बाद स्कूल छोड़ रही है। वह बच्चे को सीधा होने के लिए कहता है, लेकिन तोरा उसे बोझ बताती है और जाने के लिए कहती है। वह समुराई पर हमला करने का प्रयास भी करता है, लेकिन उसे तुरंत रोक दिया जाता है। जब ताकेची उसे व्याख्यान दे रहा होता है तो उसे अपने गुरु का फोन आता है और वह उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। एक पत्रकार ने टोक्यो में कहीं दो लड़कियों को लोकप्रिय समुराई वीडियो पर चर्चा करते हुए सुना। इसे देखते हुए वह तुरंत ताकेची को पहचान लेता है। वह आदमी उस महानगर की ओर उड़ान भरने से पहले अपना सूटकेस पैक करने के लिए संघर्ष करता है जहां ताकेची है। कुछ साक्षात्कार आयोजित करने के बाद वह अपना पता ढूंढता है और साकी के घर जाता है। जैसे ही टेकची बाजार से लौटता है, वह मान लेता है कि पत्रकार चोर है। वह उस पर हमला करने वाला है जब वह आदमी पूछता है कि क्या उसे अपना किया हुआ वादा याद है। एक अन्य फ्लैशबैक में ताकेची और उसके सबसे अच्छे दोस्त रयोमा को टोयो की हत्या से पहले बातचीत करते हुए दिखाया गया है। यह प्रस्ताव रयोमा को पसंद नहीं आया, जो इसमें भाग लेने को तैयार नहीं है। फिर वह यह कहते हुए गांव से चला गया कि वह बाद में ताकेची से बात करेगा। पता चला कि 6 साल पहले रयोमा ने भी समय यात्रा की थी, लेकिन वह अपने घर लौटने में असमर्थ थी। इसलिए उन्होंने अपने नए जीवन को समायोजित किया और अब टोक्यो में रहने वाले एक पत्रकार हैं। वह ताकेची को उनके पूर्व शहर कत्सुराहामा ले जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव आया है। वे अपने लिए स्मारक देखते हैं और 150 साल पहले लोगों पर अपनी छाप छोड़कर खुश होते हैं। किनारे पर भटकते हुए रयोमा स्वीकार करता है कि वह अपने पूर्व शहर में कितना लौटना चाहता है। इतने सालों के बाद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन ताकेची को अभी भी विश्वास है कि समय में वापस लौटना संभव है। वह अपने शिष्यों को अपनी ओर आते देखता है, लेकिन पता चलता है कि वे केवल उसकी कल्पना में हैं। इसके बाद दोनों एक रेस्तरां में जाते हैं और साथ में खाना खाते हैं। रयोमा यह जानने में सक्षम है कि 1800 के दशक में उनका जीवन कैसे समाप्त हुआ, क्योंकि वह ताकेची की तुलना में भविष्य में अधिक समय तक जीवित रहा है। उसने खुलासा किया कि रयोमा को 6 साल बाद किसी अन्य स्थान पर मार दिया गया था और ताकेची ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पर पश्चाताप के कारण अकल्पनीय कार्य किया। वे कहानियों की पुष्टि के लिए उनकी कब्रों पर भी जाते हैं। ताकेची अभी भी अपने शहर और उसके निवासियों के भविष्य के बारे में चिंतित है, लेकिन रयोमा ने उसे आश्वासन दिया कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अब भविष्य में 150 वर्षों तक शांति और सद्भाव में रहेंगे, इसलिए उन्हें अतीत पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे ही ताकेची ने अपनी पत्नी टोमी के बारे में पूछताछ की, उसे पता चला कि प्राकृतिक रूप से मरने से पहले वह 8.5 साल तक जीवित रही थी। वह उसे इतनी बुरी तरह याद करता है कि वह उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता। वह अचानक देखता है कि टोरा को पुरुषों के एक समूह द्वारा खींचा जा रहा है। पैसे के बदले स्थानीय गुंडों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। जब टोरा कुछ न होने पर जोर देता है तो उसे पीटा जाता है और अपमानित किया जाता है। उसी क्षण ताकेची और रयोमा आते हैं और अनुरोध करते हैं कि गिरोह का नेता टोरा को रिहा कर दे। समूह ने शुरू में पारंपरिक रूप से कपड़े पहनने के लिए ताकेची का अपमान किया, लेकिन जब वह अपनी बात पर अड़ा रहा तो वे क्रोधित हो गए। जबकि उनमें से 2 बनाम 15 हैं, ताकेची अनुरोध करता है कि रयोमा इसमें शामिल होने से बचे।
वह हथियार के रूप में धातु के पाइप का उपयोग करके उन्हें तुरंत नष्ट कर देता है। अंत में बस नेता ही बचता है और वह चिल्लाता हुआ भाग जाता है। अगले दृश्य में रयोमा को टोक्यो वापस जाते समय हवाई अड्डे पर दिखाया गया है। वहां उन्होंने एक नया जीवन स्थापित किया है और इससे खुश हैं। रयोमा चाहता है कि ताकेची उसके साथ जुड़े, लेकिन वह साकी और बच्चों के साथ रहना पसंद करता है। जब ताकेची और उनकी पत्नी एक साथ थे तो वे नियमित रूप से ओरिगेमी बनाते थे। उनकी याद में वह बच्चों को भी ऐसा ही करने की हिदायत देते हैं। यह पता चलने के बाद कि उसने अपना आधा जीवन उसकी याद में जिया, वह हाल ही में उसे बहुत याद कर रहा है। 3 बच्चे मोबाइल गेम के लिए अद्वितीय पात्र प्राप्त करने के लिए पहाड़ियों की यात्रा करना चाहते हैं। वे ताकेची को साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन वह अस्वीकार कर देता है ताकि वह अपनी पत्नी की कब्र पर जा सके। जब वह अनुपस्थित होता है तो बच्चे रात में अकेले पहाड़ियों पर जाना चाहते हैं। बाद में तोरा ताकेची के पास जाती है और पिछली रात की मदद के लिए आभार व्यक्त करती है। उनका कहना है कि एहसान का बदला चुकाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वह करेंगे। उसके बाद दोनों टोमी की कब्र पर जाते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं। जब तक तोरा ने कल उसे लड़ते हुए नहीं देखा, उसने नहीं सोचा था कि वह असली ताकेची है। उसे अभी भी संदेह है, लेकिन वह तथ्यों को स्वीकार करने का प्रयास करता है। ताकेची के 3 छात्र पहाड़ियों में कहीं वीडियो गेम के पात्रों की खोज के लिए जंगल में जाते हैं। वे एक प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। निश्चित है कि वे वापस लौटने में सक्षम होंगे। इस बीच ताकेची और तोरा एक साथ आइसक्रीम खा रहे हैं। अंत में तोरा कहता है कि वह उसका शिष्य बनना चाहता है और पूछता है कि वह आदमी असली समुराई है या नहीं। ताकेची उसे एक के रूप में स्वीकार करता है और उसे अपने देश के लिए प्रयास करने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। घर वापस जाते समय ताकेची पैदल चलने की जिद करता है, जबकि तोरा अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। जब अंधेरा हो जाता है तो लापता बच्चों की तलाश के लिए लोगों की भीड़ साकी के घर के सामने इकट्ठा हो जाती है। बच्चों को गए हुए 5 घंटे से अधिक हो गए हैं और उनकी माताएं चिंतित हैं। वे एक खोज दल बनाने के लिए तैयार हैं जब ताकेची की खोज करने वाला एक पुलिस अधिकारी वहां दिखता है। ऐसा लगता है कि जिन गुंडों को उसने कल पीटा था उन्होंने ही उसकी शिकायत की है। जब अधिकारी आता है, तोरा बताता है कि क्या हुआ, लेकिन ताकेची को अभी भी पुलिस स्टेशन ले जाने की जरूरत है। जैसे ही तोरा उसकी तलाश में जाती है, उसे पता चलता है कि वह घर लौट रहा है। जब उन्हें लापता बच्चों के बारे में बताया गया तो ताकेची को याद आया कि उन्होंने पहाड़ी पर जाने की योजना बनाई थी। इस बीच जब तक ताकेची का पाठ दिमाग में नहीं आता, बच्चे हार मानने वाले होते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे एक साथ रहें और जीने के लिए हर संभव प्रयास करें तो अंततः कोई न कोई उन्हें ढूंढ ही लेगा। फिर वे पूरे जंगल में संकेत बिखेरने का विचार लेकर आते हैं ताकि जो कोई भी उनकी सहायता के लिए आए उसे पता चल सके कि वे कहां हैं। ताकेची कुछ समय बाद वहां दिखता है और संकेतों का पता लगाता है। कुछ समय तक उन पर नजर रखने के बाद वह बच्चों के पास आता है और स्थिति में उनकी बहादुरी से प्रसन्न होता है। वे अपनी माताओं से मिलते हैं जो ताकेची की अविश्वसनीय रूप से सराहना करती हैं। फिर पुलिसकर्मी उसे हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही बच्चे पुलिसकर्मी को रोकने की कोशिश करते हैं, इससे ध्यान भटकता है, जिससे तोरा ताकेची को बाहर खींच लेता है। वे उसकी मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, लेकिन अचानक एक वाहन से टकरा जाते हैं। जब टोरा खुद को संभालता है तो उसे पता चलता है कि ताकेची गायब हो गया है। उस दिन के बाद समुराई फिर कभी प्रकट नहीं होता। आखिरकार परिवार ने स्वीकार कर लिया कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। ताकेची को सम्मानित करने के लिए तोरा और हारुका उनके एक स्मारक पर जाते हैं। दंपति खुश हैं कि वे उसे जान गए, भले ही वे अब उसे देखने में असमर्थ हों। साकी को एक दिन एक प्रतिष्ठित बैंक के मालिक का फोन आता है। उन्होंने खुलासा किया कि उनके जन्म से पहले ही उनके लिए एक पत्र छोड़ा गया था। जब पत्र शुरू में खोजा गया तो मालिक को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसे इसे इसके इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होगा। ताकेची ने पत्र में साकी की प्रशंसा की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वह बिल्कुल वहीं है जहां उन्हें होना चाहिए। उन्होंने छोटे बच्चों का एक चित्र भी बनाया है और कहा है कि तोरा उनका अंतिम छात्र है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दुर्घटना के दिन लापता होने के बाद उसे समय पर वापस भेज दिया गया था। जब टोरा पत्र को देखती है तो एक आंसू भी पहुंचती है। इसके बाद ताकेची के समय में पीछे जाने के बाद जो हुआ उसका फ्लैशबैक दिखाया गया है।
वह अपनी पत्नी और साकी को एक पत्र भेजता है जो कहता है कि इसे 150 साल बाद खोला जाना चाहिए। जबकि उसे मौत की सजा दी जाने वाली है, उसके प्रतिद्वंद्वी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे पहले ही शांति मिल गई है, क्योंकि उसे विश्वास है कि लंबे समय में चीजें बेहतर होंगी। वह अतिरिक्त रूप से खुश है कि उसे चॉकलेट केक का स्वाद चखने को मिला, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को लगता है कि वह बकवास कर रहा है। अंततः वह अकल्पनीय कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है, जो उसे समाज की नजरों में कायर बना देता है। दूसरी ओर ताकेची यह जानकर खुशी से ऐसा करता है कि ऐसा नहीं होगा।